हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर आप में से लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट निकालने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं इस पर एक अलग वीडियो है। उसके बाद देखिए 46वीं बीपीएससी से लेकर के 53वीं और 55वीं बीपीएससी में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर एक अलग सेपरेट वीडियो है। तो इस तरह से देखिए, तो प्रीवियस ईयर में इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर 2 वीडियो हमने कवर कर लिया है, 40वीं बीपीएससी से लेकर के 55वीं बीपीएससी तक। उसी प्रकार हमने 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में भारतीय संविधान के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने कवर कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड, हमने संपूर्ण बिहार का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में भी पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था एक अलग वीडियो में। तो अगर आपने इन सभी को नहीं देखा है तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, तुगलक वंश में बरीद ए मुमालिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा, बरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी किस विभाग का मुखिया था। तो भारत के इतिहास में सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियां होती थी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डाक विभाग। और ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था जो 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति प्राकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। लोक लेखा समिति जो है ये प्राकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति जो है इसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में विरोधी दल का नेता इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। तो देखिएगा, ये जो खराज है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खम्स जो है ये लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि पर गड़े हुए, भूमि के अंदर जो खजाना गड़े होते हैं उससे प्राप्त संपत्ति का एक हिस्सा था। उसके बाद उस्र जो था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये जो है ये भूमि कर नहीं था, ये लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खानों से प्राप्त संपत्ति का हिस्सा था। चौथा प्रश्न देखिएगा, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है यह पेट और लीवर पर कार्य करता है। सिक्रेटिन पीत बनाने में सहायक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिबिर क्या था।
तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था यह लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना और मुख्तिया यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों को अच्छे से पालन कर रही है अथवा नहीं। इसका अन्य कार्य मादक पदार्थों का प्रयोग तथा जुआ खेलने से प्रजा को रोकना तथा अनैतिक शारीरिक संबंधों पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखिए, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? VVI प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? तो मुगल मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या वृद्धि कर उन्हें सशक्त बनाया गया, जिससे भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें प्रांतीय स्वायत्त की प्रावधान को शामिल किया गया, न कि प्रांतों में द्वैध शासन। मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। उसी प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में आया था, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला था। इसमें एक और फ्रांस के गवर्नर डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था, याद रखिएगा। और कर्नाटक के नवाब थे। एक तरफ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और कर्नाटक के नवाब थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था। इसका तत्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये जो होते हैं इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें से राज्यसभा के एक भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। उसी प्रकार आप देख सकते हैं सरकारी आश्वासन समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो प्राक्कलन समिति में होते हैं। 11 नंबर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होती है उसके तहत ये अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु इन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हताओं पर होने वाले संविधान के अनुच्छेद 317, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सके। 12 नंबर है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को किसके द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान के प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 13 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई थी?
तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक के, उसके बाद सेपरेट हमने इतिहास के 2 वीडियो और पॉलिटी का 1 वीडियो कवर किया है, और साथ ही साथ बिहार के इतिहास के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को देखने के बाद इन सब वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन कारखाना कहाँ थी? ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये काटती है लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है। कांगो नदी, ये भी अफ्रीकन नदी है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है यह भारत की नदी है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले में। 16 नंबर देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि मिकिर पहाड़ी संबंधित है। तो मिकिर पहाड़ी जो है यह असम में है। ध्यान रखिएगा, मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में है। इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डम्बुचको है। कौन सी है फ्रेंड? डम्बुचको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? ये हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा, 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। शाह आलम ने इस संधि के द्वारा पूर्वी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त की थी। 19 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले ये चारों दिशाओं पर याद रखिएगा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद 4 हो गए, और एक मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। तो सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। मुख्यतः केंद्रीय गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ से संबंधित है? मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसी प्रकार तुलबुल परियोजना भी है। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना ये जो है ये झेलम नदी पर है, और ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। 21 नंबर प्रश्न है कि लाल किला मुकदमा के तहत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लाल किला मुकदमा के तहत आज़ाद हिंद फौज के बचाव के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वकील शामिल नहीं था? तो ये लाल किला मुकदमा जो था ये कर्नल प्रेम सहगल, याद रखिएगा, कर्नल प्रेम सहगल, उसके बाद कर्नल गुरुबख्श सिंह, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चलाया गया था। और इसमें किस वकील ने शामिल नहीं थे? कौन सा वकील? तो सी राजगोपालाचारी। 22 नंबर देखिएगा, बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन होता है। 23 नंबर है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में है। ध्यान रखिएगा, भावनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। 24 नंबर देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है प्रीतिजर पुरस्कार। जो प्रीतिजर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है।
25 नंबर है कि सुरक्षा कोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा कोष्ठ की नीति जो है ये वारन हेस्टिंग से संबंधित है। 26 नंबर देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसकी जो कार्यकाल रही थी, इसकी जो अवधि रही थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक रही थी। इसके स्थान पर अब योजना आयोग का स्थान पर जो इसको बंद करके दिया गया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास पर आधारित था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो बेरिंग जल संधि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उसके बाद 28 नंबर है कि उरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो उरी परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये झेलम नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 30 नंबर देखिए, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो बरहिया ताल विरोध जो था ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए था। 31 नंबर देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जान लीजिए, 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 4थी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संसदीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और 3री जो अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 32 नंबर देखिए, निम्न में से मूल कर्तव्य की सूची में शामिल कौन सा इसमें से नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए, मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। और इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसको रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना। माफ कीजिएगा। 33 नंबर देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है लीवर में संचित होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर देखिएगा, हड़प्पा कालीन एकमात्र पुरास्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। याद रखिएगा, वक्राकार ईंटें। तो वक्राकार ईंटें जो मिली है ये मिली है चनहुद्रोड़ से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड ध्यान दीजिए, कालीबंगन से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है, चनहुद्रोड़ से, और नक्काशीकार ईंटा कालीबंगन से। उसके बाद ध्यान दीजिए, बनवाली से तांबे का बना कुल्हाड़ी और सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिले हैं। और लोथल से चावल के दाने तथा जहाज बनाने के स्थल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। तो ये कहा गया है राजा राम मोहन राय को, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 37 नंबर है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध। यह कथन किसका है। तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। 38 नंबर है कि किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवपित्र की उपाधि कुषाण शासकों ने धारण की थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। 41 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय जलमार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 42 नंबर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए, यानी सोना उत्पादन के लिए। सोने का प्रसिद्ध कारखाना कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में भी है। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सोन नदी। 44 नंबर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1919 में हुई थी और पटना में इसका नेतृत्व हसन इमाम ने किया था। 45 नंबर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो है इसका प्रकाशन कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है, यानी विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। 46 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। किसके स्थान पर? तो याद रखिएगा ये गैट के स्थान पर आया था, GATT। फुल फॉर्म होता है इसका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है फ्रेंड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, याद रखिएगा टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है? ये जेनेवा में है, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। 47 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास और ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। 48 नंबर देखिएगा, बिहार में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में संसद सदस्यों की संख्या टोटल 56 है। 40 सदस्य लोकसभा के लिए और 16 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के लिए इनकी सीटों की संख्या है। तो टोटल कितनी हो गई? देखिए 56 हो गई। 49 नंबर देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रक्षेपण समान होगा यदि तापमान, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, -40 डिग्री पर दोनों का तापमान सामान्य होता है। 50 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। इस प्रश्न को हमने बिहार का जब इतिहास हमने कवर किया था, जिसमें आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास को जब हमने कवर किया था, तो उसमें मैंने इस प्रश्न को कवर करवाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और फ्रेंड, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।